फैसले में हुक्म यह दिया है कि मुनहरिफ अरकान के 25 वोट निकालकर दोबारा से गिनती की जाए। अब दोबारा रायशुमारी में जिसकी अक्सरियत होगी वो जीत जाएगा। अदालती फैसले में यह भी कहा गया है कि नए इलेक्शन का हुक्म नहीं दे सकते। अदालत की तरफ से फैसला आने के बाद तहरीके इंसाफ ने इब्तदा में तो खुशी का इजहार किया, लेकिन तहरीरी हुक्मनामा जारी होने के बाद सूरत हाल बदल गई और तहरीके इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या वजीर आला के नए इंतखाब से बहरान खत्म हो जाएगा? मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपके ख्याल में हुकूमत की गिरफ्त मजबूत हो गई? अब जी, मैं समझता हूं कि जो थोड़ा बहुत बहरान था और ये जो लिटिगेशन चल रही थी इसका भी इख्तिताम हो गया और पीटीआई की बात मान के अगर वो रीकाउंटिंग भी कर लेते हैं और री वोटिंग भी कर लेते हैं तो उसके बाद अब पीटीआई का क्या केस रह जाएगा पंजाब में? अब उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो अदम एतमाद मूव करें। ये भी बड़ी मज़ा खेज बात है कि आप कहें जी कि हमारे तो कुछ अरकान मुल्क से बाहर हैं, जब वो मुल्क में आ जाएंगे तब इंतखाब कराया जाए। क्या कहीं आइन में लिखा है कि जब अरकान मुल्क से बाहर हों तो वज़ीर आला का इंतखाब नहीं होगा? अपने अरकान को मुल्क में रखना, उनको पूरा करना पार्टियों की जिम्मेदारी है और जिसने भी वज़ीर आला का इंतखाब लड़ना है उसको अपने वोट पूरे रखने हैं, चाहे वो उन्हें होटल में पूरे रखे, चाहे हॉस्टल में पूरे रखे, चाहे वो अपने अपने घरों में पूरे रखे, उसने एंड ऑफ द डे वोट पूरे करने हैं। और ये वोट से आप किसी अदालती हुक्म से अगर वज़ीर आला बनना चाहते हैं और आपका ख्याल है कि कोई जुडिशल ऑर्डर आपको चीफ मिनिस्टर बना दे तो वो तो मुमकिन नहीं है। एंड ऑफ द डे पंजाब असेंबली में वोटिंग होनी है और उस वोटिंग के नतीजे में ही आपने बनना है। सूबाई वज़राए आला के लिए आइन में ये गुंजाइश मौजूद है कि अगर किसी के पास सादा अक्सरियत ना हो तो जिसके रन ऑफ इलेक्शन में ज्यादा वोट होंगे वो वजीर आला हो जाएगा। ये रियायत वजीर आजम के लिए मौजूद नहीं है आइन में, वहां 172 का मैजिक फिगर लेना जरूरी है, लेकिन सूबों के लिए, तमाम सूबों के लिए ये रियायत मौजूद है, कोई खसूसी पंजाब के लिए तो नहीं है। लिहाजा अगर ना हमजा साहब के पास ना परवेज इलाही के पास 186 वोट हैं तो जिसके पास ज्यादा हैं वो वजीर आला बन जाएगा। अब अगर पीटीआई का मौकफ देख लें तो वो कह रहे हैं कि जी 20 हल्कों में अभी ज़िमनी इंतखाब होना है, उन्हें आ लेने दें, स्पेशल सीट्स को आ लेने दें, जो लोग बाहर गए हैं उन्हें आ लेने दें, जो हज पे गए हैं उन्हें आ लेने दें। फिर तो ऐसा करेंगे तमाम अरकान असेंबली को एक दफा मुल्क में रख के ईसीएल पर डाल दें ताकि कोई बाहर ना जा सके जब तक परवेज इलाही साहब का वजीर आला का इंतखाब ना हो जाए, क्योंकि अगर कोई एक भी बाहर चला गया तो ये कहेंगे कि इंतखाब तो नहीं हो सकता, एक बंदा मुल्क से बाहर है। भाई, जिस पार्टी का बंदा बाहर है, यहाँ लोग स्ट्रेचर पे वोट डालने आते रहे हैं, यहाँ लोग एम्बुलेंसेज पे वोट डालने आते रहे हैं जब पार्टी को वोट की जरूरत रही है। बलोच साहब जो है कौमी असेंबली में स्ट्रेचर पे आए थे और अपना वोट डालकर गए थे एम्बुलेंस में, तो इसलिए ये कोई मजे का खेज बात है। मुझे नहीं लगता कल वो इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेंगे क्योंकि उनके वोट पूरे नहीं हैं। चलिए, आपका पॉइंट आ गया, आपके नजदीक उनके वोट पूरे नहीं है। अवैस तौहीद साहब, जो मैं समझ पाई हूँ, इंतखाबात कलअदम लेकिन उसी के तहत मुंतखब होने वाले वजीर आला बरकरार, इस फैसले की मंतक आपको समझ आई है? देखिए शायद मुझे तो जाहिर बात है कि लगता है कि नून लीग को फेवर किया है इस पूरे फैसले ने, और कल की नशिस्त में भी हम यही कह रहे थे, अगर आप मेरा क्लिप निकालेंगे, ये यूनानिमस डिसीजन नहीं होगा, एक जज ने इख्तलाफ किया है 5 रुकनी बेंच में। और जो हमजा शहबाज साहब हैं उनका 2 महीने सवा 2 महीने का जो हुक्मरानी है पंजाब पे, वो उसके एक्ट को भी एक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है इस फैसले के अंदर। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इखलाकी जो जवाज़ है वो तो बिल्कुल ही ख़त्म है कि आप सवा 2 महीने 197 अरकान का वोट लेके, जिसमें 25 डिसिडेंट्स थे, उनका करके आप सीएम बन गए, और सीएम बनने के बाद आप 172 वोटों पर जो है आप 2 महीने सवा 2 महीने रहे। आप देखिए कि कितना बड़ा बहरान ये रहा है माजी में 2 सवा 2 महीने में कि 20 अरकान को डी नोटिफाई किया। मतलब 20 अरकान का मैं बिल्कुल इस बात पे मुत्तफिक हूँ कि ज़मीनी इंतखाबात से पहले एक फिर क्राइसिस होगा। 20 अरकान में ठीक है, नून लीग वाले अब दावे कर रहे हैं कि जी 14, 16 हम जीत जाएंगे, 18 जीत जाएंगे सीटें, 20 में से जीत हो सकता है जीत जाए, क्योंकि जाहिर बात है कि वहाँ पर एक पंजाब के अंदर जो हमने देखा है कि जिसके इख्तिदार है उसके साथ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसकी पावर है उसके साथ ही पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एक फ़ायदा होगा इस सियासी मैनेजमेंट जो उन्होंने 2 सवा 2 महीने में की है। और आज जो फैसला हुआ है
दूसरी बात यह कि ज़िमनी इंतखाबात भी होने नहीं देते, क्या होता? हो सकता है तहरीक इंसाफ 6 सीटें लेती, हो सकता है 12 सीटें लेती, लेकिन अभी भी इसका मतलब है क्राइसिस नॉट ओवर। सारे लोग जो नून लीग के सिंपैथाइजर्स हैं वो कह रहे हैं कि जी क्राइसिस ओवर, परसों फिर चीफ मिनिस्ट्री का ताज हमजा शहबाज साहब के सर पे बैठ जाएगा। जाहिर बात है, आपको भी पता है कि 11 बजे उनका हलफ होगा जो इस फैसले के अंदर का है। कल वोटिंग होगी और रीरन जब होगा, रीपोलिंग होगी, उसके अंदर दूसरे राउंड के अंदर वो उनकी अक्सरियत होगी। तो कहने का मकसद ये है, और मुझे ये लगता है कि बाइकआउट करेंगे। उनके पास 2 ऑप्शन है तहरीक इंसाफ के पास। एक तो ये कि कल के दिन को वो किसी तरीके से फ्रीज कर दे, कल मुंजमद हो जाए दिन और कुछ भी हरकत ना हो, कोई अमल ना हो, कोई सियासी एक्टिविटी ना हो। और वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दे, वहाँ से स्टे, कहीं से स्टे मिल जाए। ऐसा मुमकिन नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि एक पूरा प्रोसेस होता है कानूनी। और दूसरा ये कि वो बाइकआउट कर दे। मुझे ऐसा लगता है कि बाइकआउट करेंगे। देखिए, अब अगर तहरीक इंसाफ की गलती देखें, अगर बुज़दार साहब को ये ना लगाते तो इमरान खान साहब के लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुश्किलात इतनी नहीं होती, और बुज़दार साहब को अगर नहीं हटाते तो आज हमजा शहबाज साहब नहीं होते। तो जब सियासत के अंदर आप ये तो कल शाह साहब भी कह चुके हैं ना, शाह महमूद को, एक लम्हे के अंदर गलती करते हैं और एक गलती जो है वो मुस्तकिल गलतियों का सबब बनती है, तो मैं समझता हूँ कि 5 जो अरकान है खवातीन की, उनको देखें ना आप। ये तो गलत बात है कि आप 4 रोज से कहा हुआ है लाहौर हाई कोर्ट ने कि आप नोटिफाई करें, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई नहीं किया। ठीक है, वो खवातीन सुप्रीम कोर्ट गई है, लेकिन 4 दिन में क्यों नहीं आपने नोटिफाई किया? मैं समझता हूँ कि अभी भी एक फ्री और फेयर प्ले होना चाहिए, बावजूद इसके कि लाहौर हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है और बहुत बल्ले बल्ले हो रही है नून लीग के सर्कल्स में। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी सियासी जो क्राइसिस है वो अभी भी रहेगा पंजाब की सियासत में। सियासी अदम इस्तेहकाम अभी बाकी है और वो रहेगा भी कुछ अरसे तक। एनबीसी, जब ये फैसला आया तो हमने देखा कि तहरीक इंसाफ जो है वो फैसले पर बड़ी खुश नजर आई, और फिर जब तहरीरी हुक्मनामा आया तो फिर तहरीक इंसाफ ही हमें परेशान नजर आई। यानी कि इस फैसले में तहरीक इंसाफ के साथ वही हुआ जो नून लीग के साथ पैनामा केस में हुआ था। पहले तो मैं वो तैयद साहब का जो आखिरी जुमला है उस पर थोड़ा सा मुझे मुस्कुराने दें। फ्री एंड फेयर प्ले, ये ज़ियाउल हक साहब की टर्म थी जो हमने बहुत सुनी थी और बड़ी मार खाई थी इसके ऊपर लोगों ने। तो अल्लाह का वास्ता कि इसको इस्तेमाल ना करें, ये बदनाम हो चुकी है और ये बदनाम ज़माना है। दूसरी बात ये कि आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे हैरत शीरी मजारी पे नहीं है, मुझे हैरत फरूख हबीब पे नहीं है, मुझे हैरत बैरिस्टर जफर पे है, मुझे हैरत उवैस अहमद पे है, जो बाहर निकल के जश्न मना रहे थे, मिठाइयों के टोकरे मंगवा रहे थे। और जस्टिस ज्यादा और हैरत जस्टिस जफर पर, बैरिस्टर मुजफ्फर पर है, जो जफर साहब के साहबजादे हैं, जो कह रहे थे बजीक फारिग हो गया हमजा। ये ब्रीफिंग पर है, ऑन रिकॉर्ड है ये। तो इसका मतलब ये है कि तो मसला अंग्रेजी का है या मसला समझ का है, या वही मसला है जो नून के साथ भी था और इनके साथ भी था कि पहले सुनते नहीं फैसले को और जो इख्तलाफी नोट है उसको लेके भाग लेते हैं कि जी बस कलदम हो गया। ये बहुत बुरी सूरत हाल है। जहाँ तक सूरत हाल है असम्बली की, 24 घंटे में एक फैसला हो जाएगा और ये फैसला अदालती होगा। अगर इस सुप्रीम कोर्ट स्टे ना दे तो जो है साहब ने फ्रीज कहा है, हमारे तो डेमोक्रेसी भी फ्रीज होती रही है, बरसों फ्रीज होती रही है और लोग उस पर खुश होते रहे 11 साल 10 साल 9 साल। तो फ्रीज हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट स्टे दे दे कि जी रुक जाएं जरा, आप थोड़ा हौसले से काम लें। लेकिन कब तक करेंगे इसको आप? ये तमाशा कब तक चलेगा? ये पंजाब इतना बड़ा सूबा है, कई मुल्कों से बड़ा सूबा है ये, कई मुल्कों से बड़े लोग, ज़्यादा आबादी है यहाँ पर, ज़्यादा रकबा है, ज़्यादा वसाइल हैं, ज़्यादा गवर्नेंस के मसाइल हैं यहाँ पर। यहाँ तक असम्बली को कब तक आप मफलूज करेंगे? ये मेरा ख्याल है कि पंजाब को मफलूज करने की साजिश है। पंजाब जो अनाज घर है, पंजाब जो पाकिस्तान का फ्रंट है, पाकिस्तान का अगला मुहाज है, उसको आप मफलूज कर रहे हैं। अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी राजा बिशारत साहब की और परवेज इलाही साहब की, वही कह रहे थे कि हम देखेंगे कि कल क्या करना है। इसका मतलब है अभी उनको यकीन नहीं है कि वो कहाँ जाएंगे।
और एक मासूम ख्वाहिश ये थी उनकी कि हमारी अपील के बगैर अदालतें खोल दी जाएं रात को। हम अपील तो कल फाइल करेंगे, आप अदालतें आज खोल दें। अब आ जाए यहाँ फिगर्स की तरफ। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर 185 नहीं लिए तो रन ऑफ होगा। रन ऑफ में जो मेजॉरिटी लेगा वो चीफ मिनिस्टर हो जाएगा। मेजॉरिटी ले लें परवेज इलाही साहब। असेंबली का इजलास मेरा ख्याल है मुलतवी नहीं हो सकता। कल मैंने सुप्रीम कोर्ट इंडिया का एक पूरा केस स्टडी किया, फाइल किया, ब्लॉक किया कि वहां पर एक चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र का, उड़ गया वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से। उन्होंने कहा जी फ्लोर टेस्ट तो होगा, अदब एतमाद तो आप पर, आपको जाना पड़ेगा असेंबली के अंदर। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक तरीका ये होता है डेमोक्रेसी को बरकरार रखने का। यहाँ पर 9 आपके कुछ हज पे गए, कुछ तफरी पे गए, कुछ कम हैं, कुछ खाने पीने गए होंगे, तो आपके पास तो दानी बुक गए। दाने ले आए, जीत जाए। ना कोई दून का हामी है, ना कोई पीटीआई का हामी है। आप हुकूमत करें यार, डट के हुकूमत करें। अच्छी हुकूमत की थी आपने इस जमाने में, अब क्या हो गया आपको? चलें, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। जुनैरा, हमने सुना है तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। कल अगर दोबारा गिनती होती है तो क्या तहरीक इंसाफ, जैसे हमने देखा कि विफाक में बाहर बैठी, क्या पंजाब में भी बाहर बैठेगी? तहरीक इंसाफ के पास आपके ख्याल में क्या ऑप्शंस रह गए हैं अब? वेल, आई थिंक ऑप्शंस तो बहुत कम है उनके पास, और द मैक्स दे कैन डू इज के वो बाहर बैठें, इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही ना करें। लेकिन व्हाई आवर डेमोक्रेसी हैज बीन रिड्यूस्ड टू जस्ट नंबर्स? ये क्या डेमोक्रेसी सिर्फ ये होती है कि जोड़ तोड़ और कहाँ किसकी गवर्नमेंट, कौन सा सूबा किसके हिस्से में आएगा, कौन किस पे कब्जा करके बैठेगा? मैं तो हैरान हूँ, जो एक थ्योरी हम बहुत पढ़ते हैं अपने करिकुलम में, बैल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान प्लान की हुई है दुश्मन ने। वो दुश्मन ने तो नहीं, हमने खुद ही प्लान की हुई है। ये हिस्से हो रहे हैं। आप ये क्या हो रहा है? पंजाब किसी का, सिंध किसी का, बलोचिस्तान किसी का, उसके बाद आप देखें एलोकेशंस पे, उसके बाद अपने अपने तरक्याती फंड्स के लिए, इन चीज़ों पे लड़ाइयाँ हो रही हैं ना। वेयर इज़ दैट फेडरेशन? वो जो एक होल्डिंग टुगेदर का कॉन्सेप्ट है, जो अमेरिकन फेडरेशन को बांध के रखने का, कि यू कम टुगेदर एंड यू स्टे टुगेदर। आप ठीक है, आप ऑटोनमस रहें अपने डिसीजन मेकिंग में, 18th अमेंडमेंट के बाद कुछ चीज़ों में आप बहुत, कहाँ हो रही हैं वो सारी चीज़ें एक्सरसाइज, सिवाय नंबर गेम के, या सिवाय इसके कि किसी एक के नीचे से कारपेट खींचा और दूसरे के नीचे बिछा दिया। एक तरफ रेड कारपेट है तो दूसरी तरफ सड़कें हैं, टीयर गैसिंग है एंड ऑल दैट। इसको जमहूरियत कहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मुस्तकिल जुडिशरी जो रोल प्ले कर रही है, वो अपने आप को करेक्शनल बेस की तरफ नहीं लेके जा रही। कहीं भी ये नहीं लगता कि माजी को सामने रखते हुए हमारे इंस्टीट्यूशंस ये कोशिश भी कर रहे हों, चाहे दो बीच में से बेंचेस में से 2 बंदे ऐसे करें, 1 करें, 3 करें, कोई कोशिश कर रहे हो तो टू रेस्टोर देयर इमेज, या जो पार्लियामेंट को जुडिशरी के जरिए चलाया जा रहा है उस चीज़ को थोड़ा सा बैकफुट पे जाएं। मुस्तकिल वही हो रहा है। जुडिशल फैसलों से पार्लियामेंट के इजलास बुलाए जा रहे हैं, जुडिशल फैसलों से सब कुछ हो रहा है, लोगों के मसले वहीं के वहीं हैं। हर कोई सुप्रीम कोर्ट भागा जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट जो है वो फैसले सादिर कर रही है। इसमें लोग किधर हैं? अब आप देखिए, मुस्तकिल बहरान कंटिन्यू करेगा ना। जब 17th को इलेक्शंस होंगे, उसके बाद फिर नंबर्स चेंज होंगे। वो फॉर गुड होते हैं, फॉर बैड होते हैं, फॉर हमजा या पीटीआई, दैट इज अ डिफरेंट डिबेट, लेकिन बहरान तो रहेगा। तो मैंने आपको कल कहा था, कल के प्रोग्राम में कहा था कि तैयारी कंप्लीट है। मैंने ये वर्ड्स कहे थे, आपको स्पेसिफिकली कहा था कि तैयारी बिल्कुल कंप्लीट है। और जिस तरीके से यहाँ लोग आ रहे थे और जो कुछ हो रहा था वो हम सब देख रहे थे। और इसी प्रोग्राम में मैंने कहा था कि मुझे नून लीग से बहुत क्लोज एक साहब ने कहा है कि 17th के बाद सब ठीक हो जाएगा। तो अगर एवरीथिंग इज मैनेज्ड, ठीक है, आप कर लें मैनेज, आपकी मर्जी, बट खुदा के लिए एक दफ़ा मैनेज कर लें, उसके बाद लोगों के मसलों की तरफ आ जाएं। वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस गेम ऑफ लेजिटिमेसी, इलेजिटिमेसी। कोई चीज़ किसी के लिए हलाल है, किसी के लिए हराम है, और सारा सिस्टम इकट्ठा है, इलीट ग्रैब इकट्ठा हुआ है, लोग पिस रहे हैं। सो ये डेमोक्रेसी तो सस्पेंडेड है, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ये सिर्फ नंबर गेम्स अपने अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए हो रही है। एंड द
सिचुएशन इज नॉट गोइंग टू बी अंडर कंट्रोल अगर कल हमजा बन भी जाते हैं दोबारा से, और ऑफ कोर्स बन जाएंगे चीफ मिनिस्टर, चीजें कंट्रोल में नहीं आएंगी। सही। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, जुडिशल फैसलों से असेंबली के फैसले हो रहे हैं, जैसे कि जुनैरा ने भी कहा, तो क्या इससे सियासतदानों की साख खराब नहीं हो रही है? कौन जा रहा है बार बार? ये तहरीक इंसाफ गई हुई थी हाई कोर्ट में उसको कल अदम करार दिलाने, और पहले वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, और अब दोबारा इलेक्शन की ख्वाहिश तो तहरीक इंसाफ की थी ना। इस वक्त पाकिस्तान की जमहूरियत को और एक स्पॉइलर का रोल कौन प्ले कर रहा है? किसने पहले हलफ रोका हुआ था? कौन कौमी असेंबली में एमएनएस की तनख्वाहें भी ले रहा है, जमानत के कागजों में भी लिख रहा है कि मैं एमएनए हूं, जो जिससे अगर पार्लियामेंट लॉजेस खाली करने को कहा जाए तो वो कहता है मैं एमएनए हूं, लेकिन वो कहता है मैंने इस्तीफा भी दिया हुआ है, मैं इस असेंबली को मानता भी नहीं हूं। कौन सी जमात है जो स्पॉइलर का रोल अदा कर रही है इस पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम में? और फिर ये कहा गया कि पंजाब में तो जी जिसकी हुकूमत हो वो ज़िमनी इंतखाब जीत जाता है। बुज़दार दौर में देख लें, सारे ज़िमनी इंतखाब पीटीआई हारी थी, डस्का से लेकर वो वजीराबाद से लेकर खानेवाल तक जितने भी ज़िमनी इंतखाब हुए थे वो पीटीआई हारी थी। बुज़दार के कोई इलेक्शन मैनेजमेंट क्या पीटीआई को कम आती थी या उनकी हुकूमत कमजोर थी? बात पूरी कर लेने थे। दूसरी बात यह है कि डेमोक्रेसी वाकई सिर्फ नंबर गेम है। इसमें लोग एक एक आदमी का वोट ही गिना जाता है। ये कोई एलीट का फॉर्मूला नहीं है मुल्क चलाने का कि उसको जो समझ आएगी। ये गिनती का ही अमल है। चले आपके ख्याल में जमहूरियत गिनती का अमल है, आपका पॉइंट आ गया। वैसे तो साहब, जो ये फैसला है इससे तहरीक इंसाफ की आपके ख्याल में पंजाब में क्या पोजीशन है, और क्या हम इसका असर ज़िमनी इंतखाबात में देखेंगे? बिल्कुल, ज़िमनी इंतखाबात में इसके बिल्कुल असरात होंगे और नून लीग के फेवर में जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि आज के फैसले से एक नफसियाती असर पड़ेगा। और अपने माजी के अंदर भी देखा है, नौ उमरी के ज़माने से देखा है कि जिसकी हुकूमत होती है किस तरह डिप्टी कमिश्नर, किस तरह डीपीओ किस तरीके से एक्ट करते हैं। एक ना भी करें बेईमानी, ना भी करें लेकिन चले, वो तो हमारे मुमकिन ही नहीं है। हर एक पार्टी जिसका बस चलता है वो करता है इलेक्शन के अंदर अपने अपने तय, लेकिन उसके बावजूद एक उसके ऊपर पॉलिटिकल इसकी इम्प्लीकेशन है और साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन है एडमिनिस्ट्रेशन पे, और इसको फायदा जो है वो नून लीग को होगा। लेकिन ये कह रहा है कि ज़िमनी इंतखाबात में 20 की 20 सीटें ले लेंगे, 18 सीट ले लेंगे, ऐसा नहीं है। खान साहब से की सियासत से हो सकता है आपको मुझे इख्तलाफ हो या किसी को इत्तफाक हो, दैट इज बिसाइड द पॉइंट। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि उन्होंने एक अपने बयानिए से, आप बयानिया किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन उस बयानी से एक सपोर्ट बेस उनका है और उनका वोट बैंक बिल्कुल है। दूसरी बात यह कि एक और कैजुअलिटी होगी, देखिएगा आप कि अब नून लीग जीतने के बाद, हमजा शहबाज जीतने के बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बनाएंगे स्पीकर परवेज इलाही के खिलाफ। तो परवेज इलाही साहब जो होंगे पहले विक्टिम होंगे असेंबली के अंदर जीत के बाद, चाहे वो बाइकआउट करे नहीं करे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ आएगी, तो स्पीकर भी अपनी मर्जी का लेकर आएंगे। पीटीआई जाहिर बात है कि सफर करेगी इस प्रोसेस में, लेकिन मुझे लगता है कि 5 जो रिजर्व सीट्स पे विमेन सीट जो है उनको उनका काउंट होना चाहिए और 20 के बाद ये अगर इलेक्शन होते तो मैं समझता हूं कि बहुत बेहतर होता। ठीक है, यानी फैसले की नफसियाती बर्तरी नून लीग को हासिल है ही। एनबीसी मफरूजों पर हम बात करें, अगर तो ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ज्यादा सीटें ले जाती है तो फिर क्या तहरीक इंसाफ हमजा शहबाज को हटा सकती है? हाँ बिल्कुल, अतमाद ले आए। मैं तो कहता हूँ कौमी असेंबली में जाए, कौमी असेंबली में भी लाए अतमाद, यहाँ भी लाए पंजाब में। अगर वोट ज्यादा हो जाए इनके पास, 20 में से 17 जीत जाएंगे तो फिर तो कमाल हो जाएगा और ये हमजा उड़ जाएंगे। लेकिन 2 तारीख में शुमार ही नहीं होते। अगर हिटलर जीत जाता, लेकिन हिटलर ने नहीं जीता, तो ये तारीख में शुमार नहीं थे। नंबर गेम डेमोक्रेसी में लाजमी है। वो ब्रिटिश पार्लियामेंट हो, वो बोट्सवाना की पार्लियामेंट हो, वो भूटान की पार्लियामेंट हो, वो पाकिस्तान या इंडिया की पार्लियामेंट हो, नंबर गेम बहुत जरूरी होता है। अभी देखे ना ब्रिटेन में क्या हुआ कि अंदर ही अंदर करारदाद आई, उन्होंने पहले पार्टी में फैसला कर लेते हैं, पार्टी ने कहा नहीं हमें कबूल नहीं है, तो पेश ही नहीं हुई। सिंपल सी कहानी, ना इतना बड़ा फसाद हुआ ना कुछ हुआ। जहां तक परवेज इलाही का है, वो पर अदम इत्तेमाद की तहरीक मौजूद है, इसलिए वो प्रिजाइड नहीं कर पाएंगे कल।
सही, कल भी और परसों में। एक जुमला तो पे दिमाग की तहरीक मौजूद है, उनको जाना है अगर हमजा के पास ज्यादा वोट आए थे तो। अदरवाइज जिस तरह लोग कह रहे हैं कि पीटीआई जीत जाएगी जी, तो हटा दें हमजा को। चले ठीक है। देखिए, एक जुमला सिर्फ मैं कहूंगा, जमहूरी निजाम को क्रिटिसाइज करने के बजाय हमारा जो सियासी निजाम है उसमें आप नुक्स ढूंढे और नकाइस है बहुत ज्यादा। जमहूरी निजाम में नहीं है, किसी भी कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री के अंदर, मॉडर्न उसके अंदर, वर्ल्ड के अंदर आप हर चीज का सोल्यूशन जो है वो डेमोक्रेसी के थ्रू देखते हैं। हमारे यहाँ पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो करप्ट है और उसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लॉज है, लेकुनाज है। दैट शुड बी करेक्ट। इस करप्शन जुनेरा भी कुछ ऐड करना चाह रही है? जियाउल हक ने, मेरी बात सुने शाइस्ता जी, इस करप्शन को खत्म किया था जियाउल हक साहब ने मजलिस शूरा के जरिए। लोगों के शिजरे निकाले थे कि कौन किसका बेटा है, किसका है। तो अगर उधर जाना चाहती है तो वेरी गुड। चलें, आप दोनों का पॉइंट आ गया। जुनैरा कुछ कहना चाह रही हैं। जी जुनैरा। शाइस्ता, आई वांट टू ऐड कि डेमोक्रेसी नंबर गेम है, ठीक है, नंबर गेम है, बट आपको याद है हम कितना क्रिटिसाइज करते थे जब ऑर्डिनेंसेस आए जा रहे थे इमरान खान के दौर में, और हम ये बात करते थे कि दिस इज द वीकेस्ट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी जिसमें आपको ऑर्डिनेंसेस का सहारा लेना पड़ता है। सो देयर इज अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज इन्वॉल्व इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। नंबर के जरिए तो आप सिर्फ एक सिस्टम तरतीब देते हैं, लेकिन कुछ इखलाकियात, कुछ ट्रेडिशंस, बाकी चीजें वो डिबेट एकेडमिक हो जाएगी। लेकिन मैंने ये कहा था कि हमारा सिस्टम हैज बीन रिड्यूस्ड टू नंबर्स ओनली। ये डेमोक्रेसी नहीं होती। दैट इज द पॉइंट। चलिए ठीक है, आपका पॉइंट ऑर्डिनेंस तो खैर बिल्कुल गैर जमहूरी है। चलें। और एमक्यूएम एक दूसरे से नाराज हैं, जिसमें हर दिन के साथ हम देख रहे हैं कि इजाफा हो रहा है। दोनों जमातों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ बयानात का सिलसिला भी जारी है, जिससे हालात मजीद कशीदा हो रहे हैं। इसी सूरत हाल को संभालने के लिए वजीर आजम पीपल्स पार्टी की क़यादत से उन्होंने मुलाकात भी की है, और दूसरी तरफ अवामी नेशनल पार्टी भी हुकूमत से नाराज हो गई है कि उनसे किए गए वादे पूरे नहीं हुए हैं, जिस पर हुकूमत से अलग होने के लिए वो सोचो विचार जो है उन्होंने शुरू कर दी है। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले दिन हुकूमत के लिए मुश्किल साबित हो सकते हैं? एनबीसी, क्या हुकूमत को वाकई इत्तेहादियों से, या फिर ये इत्तेहादी डूमोर का मुतालबा कर रहे हैं? देखिए, ऐसी हुकूमतें जो बैसाखियों पे आती हों हर दौर में, इमरान खान भी बहुत नहीफ नज़ार बैसाखियों पर आए थे लंगड़ाते हुए। ये हुकूमत भी कम नहीं है, इसके पास भी वही बैसाखियाँ हैं, बल्कि वो बैसाखियाँ मुंतकिल हो गई, ट्रांसफर हो गया उनका, न्यू ट्रांसफर इन पोस्टिंग हो गया। तो ये हुकूमतें कमज़ोर होती हैं, हमेशा कमज़ोर होती हैं। ये ब्लैकमेल होती हैं, ये धौंस धमकी में आती हैं। लेकिन एक ख़ास टाइम होता है जब तक ये धमकियाँ चलती हैं, धौंस चलती है, और बस इसी में काम चलता है और उसमें काम निकाला जाता है और अलग नहीं हुआ जाता। मेरी बिल्कुल पक्की तरह है कि असलम भूतानी साहब ये अलग नहीं हो रहे हैं, खालिद बख्शी साहब अलग नहीं हो रहे हैं, और एमक्यूएम अलग नहीं हो रही है। लेकिन मुझे ज़्यादा शक और बहुत सीरियस ईएनपी नज़र आती है। बड़ा पॉलिटिकल उनके पास हेरिटेज है, बड़ी उनका सियासी विरसा बहुत शानदार है, बहुत ताकतवर लोग हैं पॉलिटिकली, नज़रियाई तौर से बहुत अच्छे लोग हैं, और जब वो कोई फैसला कर लेते हैं तो निभाते हैं। अभी उन्होंने ये फैसला किया है कि बकरीद के बाद मुलाकात करेंगे, बैठेंगे आपस में और अलहदगी का फैसला करने पर गौर करेंगे। गौर ये होगा कि अलहदगी करें ना करें। मसला सूबा सरहद की गवर्नरी का है कि वहाँ अब तक उनका गवर्नर नहीं आया। इसी तरह सिंध में जो एमक्यूएम का गवर्नर है नसरीन जलील, उनका सदर ममलिकत का ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है। वो एक ख़ास टाइम पीरियड होता है, उसमें हो जाएगा। तीसरी बात है, एमक्यूएम के मसाइल जो हैं ज़्यादा नहीं है, इतने बड़े नहीं है। वो थे बीरपुर खास में कुछ सीटें थी, वो उनकी चली आ रही थी बरसों से, वो छिन गई उनसे। कुछ नवाबशाह में थी, वो छिन गई उनसे। मतलब उन इलाकों में उनका सफाया हो गया जो उनके स्ट्रॉन्ग बेस थे। अब उनको खतरा कराची और हैदराबाद में है। कराची हैदराबाद में ऐसा ना हो जाए, तो उसके लिए वो पहले से ही एक रास्ता बना रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है वो यकीन दिलाया कि भाई यहाँ पर हम आपको जीतने देंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी ऐसे नहीं है कि जीतने दे, वो भी इतना खेल खेलेगी जाहिर है।
तो मखलूत हुकूमतें हों, अगर इंडिया में है जी तो वो चल सकती है, पाकिस्तान में ज्यादा अरसे नहीं चल सकती और ब्लैक मुल्क होती रहेगी। ठीक है। अवैस तौहीद साहब, क्या इत्तेहादियों की नाराजगी की एक वजह यह भी है कि इत्तेहादी हुकूमती फैसलों का बोझ उठाने से खौफजदा हैं? जी बिल्कुल। मैं अगर पहले सेगमेंट में जाहिर बात है कि मैं और नासिर बेग चुगताई साहब दोनों तारीख के तालिब इल्म हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स पे भी के भी तालिब इल्म हैं। जो इस्तेलाह मैंने इस्तेमाल की थी फ्री एंड फेयर प्ले की, अंग्रेज़ी की इस्तेलाह, उस पर NBC ने कहा था कि ये ज़िया-उल हक के ज़माने में बहुत हुआ, तो मैं उसकी तस्हीह के लिए अपने नाजरीन के लिए, वो सही कह रहे थे, वो था ऑपरेशन फेयर प्ले। वो कोड था उस ऑपरेशन का जिसके ज़रिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की मुंतखब हुकूमत के खिलाफ एक कू किया था ज़िया-उल हक ने, तो वो ऑपरेशन फेयर प्ले था। लेट्स नाउ मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जरदारी साहब जो है इस मखलूत हुकूमत के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप की जो 4 लेकर आए थे अरकान, उसमें खालिद मक्सी, और वो जुल्फ़िकार मक्सी से उनकी ज़ाती दोस्ती है जरदारी साहब की, और खालिद मक्सी की जो यहाँ पर आना था और उनके साथ 3 और अरकान असम्बली को, वो जुल्फ़िकार मक्सी साहब की वजह से यहाँ पर आए थे और फ़ोन पर रब्ता हुआ था। खालिद मक्सी साहब की नाराज़गी, असलम भूतानी साहब जरदारी साहब के साथ आए थे, शमूलियत इख्तियार की थी। ANP का बिल्कुल सही कह रहे हैं NBC के, बहुत गहरा सियासी विरसा है, सब कुछ है। असफंद यार वली साहब पे जब खुदकुश हमला हुआ था 4 सदा के अंदर, तो उसमें सदर थे आसिफ जरदारी साहब, और ANP में और पश्तून रिवायत के अंदर कोई अगर आपके लिए भला करे मुश्किल वक्त में तो उसका एहसान हमेशा 7 नस्लें रखती हैं, वो एक रिवायत भी है। उसमें असफद यार वली साहब को हेलीकॉप्टर से जब वहाँ पे आए चरसदा से, तो प्रेसिडेंसी में ख़ानदान समेत काफ़ी अरसा रहे हैं जी। तो जरदारी साहब जब तक इस हुकूमत के साथ है, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स में समझता हूँ ANP भी साथ होगी, नाराजगियाँ होंगी, खफगियाँ होंगी, शिकवे होंगे, गिले होंगे। दूसरा MQM का जो है, ये जो बिल्कुल सही बात है, देखिए उनका स्टेक्स कराची और हैदराबाद बहुत है जी। अब वो एक मुनक़सिम MQM है। अल्ताफ हुसैन के निकल जाने के बाद MQM जो लंदन है वो बाइकआउट करती है हर इलेक्शन का। फिर उनको ये पता है कि 240 में जितनी थिन मेजॉरिटी के साथ वो जीते हैं चंद वोट के से TLP से, तो आगे क्या होगा। उनका जो बल्दियाती इंतखाबात के लिए जो एक्ट है, वो लाहौर हाई कोर्ट ने, उनको समझते हैं कि पोस्टपोन होना चाहिए, लाहौर हाई कोर्ट ने उसको नहीं मंजूर किया। अब वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, वो पोस्टपोनमेंट चाहते हैं इलेक्शन का, और वो ये चाहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात के अंदर उनको बहुत नरमियाँ दी जाएं, एक्ट जो बिल की सूरत है, जो वादा किया है वो उनका निभाया जाए। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस बल्दियाती इंतखाबात मुअत्तल हो सकते हैं, पोस्टपोन्ड हो सकते हैं, वो होंगे 24 जुलाई को। और MQM जो है काफी कुछ स्टेक पर है, इसी वजह से हम बहुत ज्यादा घबराहट देख रहे हैं। ठीक है, PPP के साथ उनके कुछ जायज तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, लेकिन लगता यह है कि बहुत कुछ दाव पे जो लगा हुआ है वो निकल रहा है। यानी 245 पे, सॉरी आपको जल्दी हो रही है, 30 सेकंड में, फारूक सत्तार साहब के साथ मसला अटका हुआ है। NA 245 पे PTI जो है, आमिर लियाकत साहब मरहूम, वो जीते थे पहले। दूसरे नंबर पे फारूक सत्तार साहब थे। फारूक सत्तार साहब पूरी सियासी जिंदगी में उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, PIB, मार्टिन क्वार्टर, ये इस जगह से उन्होंने लड़ा इलेक्शन, तो वो लड़ रहे हैं आजाद उम्मीदवार के तौर पे। MQM कह रही है भाई पहले ही वोट कम है, आप हमारी पतंग पे लड़ लो। फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं आप मुझे मेरी खोई हुई इज्जत वापस दें, ऐलान करें, बाकायदा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब मेरे साथ बैठे हैं, मैं फिर दस्तबरदार हो जाऊंगा, मैं आपके साथ आ जाऊंगा। तो बड़ा खिंचाव है और MQM काफी रैंक्स के अंदर काफी कंफ्यूजन है। मुझे लगता है बहुत कुछ पिछले 4-5 साल के अंदर खो चुके हैं अपनी सपोर्ट। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, एक तरदीद आई है इमल वली खान साहब की जानिब से, ANP के रहनुमा, उन्होंने ये कहा है कि जो बातें मीडिया पर की जा रही हैं कि ANP जो है वो नाराज है हुकूमत से और वो शायद अलग होने की कोशिश कर रही है, तो ऐसी कोई भी बात जो है वो, अभी हम यही कह रहे थे। हाँ जी, तो मैंने कहा कि ये मैं साथ ही अनाउंस भी कर दूं। बड़े सियासी लोग हैं,
ठीक है। अच्छा जुनैरा, अब ये एमल वली खान ने तो तरदीद कर दी है कि जी सब कुछ ठीक है, लेकिन कोई ना कोई वजह तो होती होगी ना कि जो ये खबरें मार्केट में आ जाती हैं। कि मैंने तो कल भी कहा था कि कोई इन लोगों से पूछ तो ले कि इनसे कौन से वो वादे हुए थे जो पूरे नहीं हो रहे। बिकॉज कैपेसिटी की बात है, अगर तो गवर्नमेंट इस कैपेसिटी में है कि जो जो उनको एश्योरेंसेस दी थी वो पूरी कर सकती है और नहीं कर रही तो उनके गिले बजा हैं। लेकिन अगर एश्योरेंसेस ही उस वक्त सिर्फ टाइम निकालने के लिए, असल ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए बड़ी बड़ी दे दी गई और अभी वो पॉसिबल नहीं है, तो फिर यही होगा जो हो रहा है। जिस वक्त MQM पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात कर रही थी और बड़ी गुडी गुडी चल रही थी, और मुझे याद है कह रहे थे कि जी हम लिख के मुआहदा कर रहे हैं, हम साइन कर रहे हैं, तो मैं इस वक्त सोच ये रही थी कि लिखे में आइन पे अमल नहीं होता तो इस मुआहदे की क्या अहमियत होगी। मुझे तो उस वक्त भी बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं था कि ये दो पार्टीज जो कि असल में कंपेटिटर्स हैं ये साथ नहीं चल सकते। दूसरा, MQM एक डिनाइल में है। देयर वाज अ टाइम जब MQM इस पोजीशन में होती थी टू कॉल द शॉट्स और चीजें कंट्रोल करने की। दे शुड नो दे आर अ प्रेशर ग्रुप नाउ। वो साथ मिलके तो रह सकते हैं, अपनी बातें छोटी मोटी मनवा सकते हैं, लेकिन कंप्लीट कोई बल्दिया का निजाम अपने हाथ में कर लेना या जिस तरीके से वो कंप्लीट कंट्रोल चाहते हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले टाइम में पॉसिबल हो सकेगा। और बाकी के भी जितने कोएलिशन पार्टनर्स हैं, सीधा सा फॉर्मूला है, आप सोच लें व्हाट ऑप्शंस डू दे हैव। अगर वो गवर्नमेंट को छोड़ते हैं क्या ऑप्शंस हैं? बाहर बैठेंगे तो बाहर बैठने से तो बेहतर है अंदर बैठे रहें, चाहे थोड़ा बहुत मिलता रहे, मिलता तो रहेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कोई एलाइड पार्टी इनको छोड़ के जाएगी। ये सब कुछ दिस इज वेरी नॉर्मल इन अ कोएलिशन गवर्नमेंट, ये इसी तरह चलता रहेगा। चलिए ठीक है नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे इत्तेहादियों के हवाले से, उनकी नाराजगी के हवाले से। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, कल भी जब हम बात कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ के इस्तीफे कबूल करने के बाद हुकूमत जो है उसके पास ऑप्शन आ जाएगा, इत्तेहादियों से ब्लैकमेल नहीं हो पाएगी, तो क्या लगता है कि हुकूमत ऑप्ट करेगी इसको? नहीं, अभी तो नहीं। अभी 17 तारीख को पहले पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज देखे जाएंगे, उसके बाद अगली हिकमत अमली बनती है। अगर हुकूमती इत्तेहाद मुस्लिम लीग नून वो सारी सीटें हार जाती है तो फिर मजीद ज़िमनी इंतखाब कराने की क्या ज़रूरत है। और अगर वो जीत जाते हैं और उनको समझ आती है कि वो आगे इंतखाब जीत सकते हैं तो फिर वो कोई ऑप्शन लेंगे। ये तो 17 जुलाई को पता लगेगा कि उन 20 में से वो 8 जीतते हैं, 10 जीतते हैं, 12 जीतते हैं, 15 जीतते हैं, 16 जीतते हैं। पंजाब में कोई ज़रूरी नहीं है कि हुकूमत ही इंतखाब जीते। हमने पिछली हुकूमत में देखा है हुकूमत इंतखाब हारती रही है, और तो इसलिए डस्का में भी हम देखें धांधली भी नहीं हो सकती थी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये 17 जुलाई के बाद ये फैसला होगा कि अवाम पूरे पंजाब में, ये 20 हल्के फैले हुए हैं, इन पूरे पंजाब से एक किस्म का वर्डिक्ट आना है। उसमें मुजफ्फरगढ़ भी है, भक्कर भी है, इसमें लाहौर भी है, इसमें साहिवाल भी है, शेखुपुरा भी है, मुल्तान भी है, बहावलनगर भी है। तो सब जगह से जब एक जगह वर्डिक्ट आ जाएगा तो उसके बाद ही कोई फैसला हो सकेगा कि क्या इस्तीफे मंजूर करने हैं या नहीं करने हैं। मंजूर करके ज़िमनी इंतखाब अगर दोबारा हारनी है तो मंजूर करने की क्या जरूरत है, और अगर मंजूर करके आप ज़िमनी इंतखाब जीत सकते हैं तो तभी आप मंजूर करेंगे ना। तो ये सियासी फैसला है, मेरे ख्याल में 17 जुलाई से पहले तो नहीं हो सकता। चलें ठीक है, यानी सबको ही 17 जुलाई का इंतजार है। अवैस साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जाहिर बात है, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 17 जुलाई एक पैमाना बन जाएगा कि 20 में से वो मुनहरिफीन डिसिडेंट्स जो PTI जिसमें से 10 जो है आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़े हुए थे 2018 में और फिर तहरीक इंसाफ की सफ़े ज्वाइन किया, तो ये वो लोग हैं कि जिनको अगर मैं ड्यू रिस्पेक्ट अगर ये कहना चाहूँ, ये तो मौसमी बटेर हैं, मौसमी जो है ना ये परिंदे हैं कि वो जिधर इख्तिदार होता है। अब खुसरो बख्तियार साहब को देख लीजिए, गायब है, नून लीग में थे, PTI में थे, गायब है इस वक्त। तो मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा कि वो कहाँ पे जनूबी पंजाब का इत्तेहाद है, कहाँ पे जनूबी पंजाब का शोबा है। मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ अभी भी सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा, बहुत कुछ दाव पर है। खुद शहबाज शरीफ साहब और ये मखलूत हुकूमत काफी सियासी तौर पे काफी कमजोर नजर आ रही है। आपका पॉइंट आ गया नाज़रीन। ये तो थी एनालिस्ट की राय। इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।